गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स का मतलब है जन संघर्ष और आंदोलन, है ना। स्ट्रगल मतलब संघर्ष और मूवमेंट्स मतलब आंदोलन। इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेसन में हम पढ़ेंगे, शुरुआत में क्या पढ़ेंगे कि कैसे जो विरोधी मांग है और जो दबाव है उनके बीच डेमोक्रेसी किस प्रकार आकार ग्रहण करता है। हम इसी के अंदर चर्चा करेंगे कि जो आम व्यक्ति है, आम नागरिक है, विभिन्न तरीकों और ऑर्गेनाइजेशन के सहारे डेमोक्रेसी में अपनी भूमिका निभाते हैं। चैप्टर में हम पॉलिटिकल को प्रभावित करने के जो अप्रत्यक्ष तरीके हैं, है ना, इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, यानी कौन से दबाव समूह और जो आंदोलन मूवमेंट की चर्चा करेंगे। मतलब क्या करेंगे? दबाव समूह और जो आंदोलन है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले इस लेसन में। इस तरह से हम अगले जो चैप्टर्स हैं उसकी बातों के लिए तैयार होंगे। इन राजनीतिक सत्ता, जो पॉलिटिकल सत्ता है, उसको राजनीतिक दलों के जरिए कंट्रोल करने, यानी कि राज सत्ता को नियंत्रित करने के जो डायरेक्ट तरीके हैं उसकी चर्चा की गई है इसमें। ठीक है, चलिए आगे टॉपिक निकालते हैं। टॉपिक है आपका पॉपुलर स्ट्रगल इन नेपाल। ठीक है, पॉपुलर स्ट्रगल इन नेपाल। तो नेपाल और बोलीविया, है ना, बोलीविया का पॉपुलर स्ट्रगल, जन संघर्ष। ठीक है, सबसे पहले नेपाल में लोकतंत्र, मूवमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल में 2006 अप्रैल में, है ना, अप्रैल महीने में, सन कौन सा था? 2006 में नेपाल में एक बहुत ही भयानक जन आंदोलन खड़ा हुआ था। शायद आपको याद होगा कि नेपाल डेमोक्रेसी की जो थर्ड लहर थी, देश की एक थी, है ना। थर्ड लहर जो थी, थर्ड वेव थी। कंट्रीज हैड द वॉन डेमोक्रेसी इन 1980s। तो यहाँ पर तीसरी लहर के देशों में एक थी जहाँ डेमोक्रेसी 1990 के जो टाइम थी, है ना, 1990s के दशक में कायम हुई थी। नेपाल के जो राजा थे, है ना, नेपाल के राजा जो है औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहना, लेकिन वास्तविक जो सत्ता थी उसका प्रयोग जनता के द्वारा जो इलेक्टेड प्रतिनिधित्व हैं उनके हाथों में था। अत्यधिक जो राजतंत्र है उससे सैद्धांतिक जो राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, जो रियल पावर थी, है ना, उस यहाँ पे देखिए, ऑल्दो द किंग फॉर्मली रिमेन्ड द हेड ऑफ द स्टेट, द रियल पावर वॉज एक्सरसाइज्ड बाय पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। अब जो राजा था, कौन? वीरेंद्र, है ना। राजा वीरेंद्र ने इसको स्वीकार नहीं करा। ठीक है, क्या नहीं स्वीकार करा? उनने जो थी प्रतिनिधि उनके हाथों में थे, उसको जो अत्यधिक राजतंत्र से सार्वजनिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय जो कले आम के राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। ठीक है, नेपाल के नए जो राजा थे जिनका नाम था ज्ञानेंद्र, है ना, वो डेमोक्रेसी शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जो लोकतांत्रिक था, जो डेमोक्रेसी था, उसके रूप में निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके
जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। और 2000 में, है ना, कि अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा होता उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में आ गई। ठीक है। संसद की सभी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां ने एक जो अलायंस ये थी, राजनीतिक पार्टियों में एक 7 पार्टी अलायंस, है ना, ये 7 पार्टीज अलायंस SPA, है ना, उसको बनाया। और नेपाल की राजधानी जो काठमांडू थी, कैपिटल जो काठमांडू थी, है ना, काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया गया, कि बंद रखा गया। इस प्रतिरोध से जल्दी ही जो अनियमित कालीन बंद का रूप ले लिया, बंद हो गया वहाँ पर सब कुछ, और जिसे माओवादी, बागी और अन्य ऑर्गेनाइजेशन भी साथ हो गए, है ना। इसके अंदर कौन से जो ये थे दूसरे माओवादी, बागी जो थे वो भी इस संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में साथ हो गए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर आ गए। 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर डेमोक्रेसी की बहाली की मांग कर रहे थे। और लोगों को इतनी बड़ी संख्या में आगे सुरक्षा बलों की एक ना चले, इतनी बड़ी लोग थे यहाँ पे, तरह लोग थे कि जो सुरक्षा बल थी उनकी एक भी ना चल सकी। और 21 अप्रैल के दिन जो मूवमेंटकारी थे उनकी संख्या कहाँ पहुँच गई थी, कम से कम 3-5 लाख पहुँच गई। मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा जो आंदोलनकारी है, मूवमेंटकारी थे, वो आ गए, है ना। तो जो आंदोलनकारी थे ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन ने नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांगों पर अड़िग थे, है ना, दृढ़ खड़े हुए थे, और खड़े थे कि संसद को बहाल किया जाए, डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट है उसको बहाल की जाए, और सरकार बने, और एक नई जो संविधान सभा का गठन हो, ऐसा उनका मानना था। 24 अप्रैल 2006 द लास्ट डे ऑफ द यूनिमेंट्रम, है ना, अल्टीमेटम। 24 अप्रैल 2006 द लास्ट डे ऑफ द अल्टीमेटम दिन था। द किंग वॉज फोर्स टू कंसीड ऑल द 3 डिमांड्स, है ना, राजा 3 मांगों को मानने के लिए बाध्य हुए। और SPS ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री चुना। पार्लियामेंट फिर बहाल हुई और इससे अपनी बैठक में कानून लॉ जो था वो पारित हुआ। इस कानूनों को सहारे राजा का अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई और नई जो संविधान सभा थी उसके निर्वाचन के तौर तरीके और SPS और माओवादियों के बीच सहमति बन गई। 2008 के अंदर इन 2008 में जो राजतंत्र थे, है ना, मोनार्ची, राजतंत्र को ख़त्म किया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में यहाँ एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया। नेपाल के लोगों ने यह संघर्ष पूरे विश्व के डेमोक्रेसी प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। अब जो बोलीविया था, बोलीविया का जो है वॉर, जल युद्ध, उसका कैसा था, वाटर युद्ध कैसा था। जो नेपाल और जो पोलैंड थे ना, उनकी कथाएं लोकतंत्र की स्थापना और उनके पुनः उद्धार की बातें बताती हैं। लेकिन जो जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र डेमोक्रेसी की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो गई। जो बोलीविया था उनने लोगों में पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता ने जन संघर्ष
की अंदरूनी रिश्ता है। ठीक है, उसने एक आंदोलन चलाया था। उसके बाद 2000 के अंदर इन जनवरी 2000 एक नया जो था वो श्रमिकों के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं के बीच एक एक गठन का आकार ग्रहण किया और इस गठन ने शहर में 4 दिनों में कामयाब आम हड़ताल की। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा उन लोगों के और फरवरी में फिर से मूवमेंट शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन जनता की ताकत के आगे जो मल्टी राष्ट्रीय कंपनी थी उसके अधिकारी को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को जो आंदोलनकारी थे की सारी मांगे माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया जो करार रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति जो वाटर सप्लाई थी उसको दोबारा से नगर पालिका को सौंप पुरानी दरें कायम कर दी गई। इस मोमेंट को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है ना। दिस केम टू नो एज द बोलीविया वाटर वॉर। ठीक है, उसके बाद आता है मोबिलाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है? लामबंदी। हमने उदाहरण देखे, उसमें हमने देखा कि उन संगठनों की बात करें जिसके बूते ये संघर्ष सफल हुए, है ना। इनमें हमने देखा कि नेपाल के जो अनियमित कालीन जो हड़ताल थी उसका आह्वान 7 जो दल थे उसके गठन यानी कि SPA है ना, किसने करा था? SPA ने किया था। इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ न कुछ सदस्य जो है वो संसद के थे, है ना, पार्लियामेंट के थे। लेकिन इन जन संघर्षों के पीछे सिर्फ SPA ही नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली जो कम्युनिटी थी, है ना, कौन सी पार्टी थी? माओवादी ने भी भाग लिया, जिसे पार्लियामेंट डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं है। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध संघर्ष चलाती रही और इससे नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया गया। द स्ट्रगल इन्वॉल्व मैनी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन पॉलिटिकल पार्टीज। नेपाल के जो ये जन संघर्ष था उसमें राजनीतिक जो पॉलिटिकल है उनके पॉलिटिकल पार्टीज ने के अलावा अनेक ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थे। सभी बड़े बड़े मजबूत संगठन और उनके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अन्य अनेक संगठन मसलन मूलवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक जो थे, टीचर्स थे, है ना, लॉयर्स थे और ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया ने जो आंदोलन चलाया था उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? फेडेकोर ने किया था। ठीक है, ये जो संगठन था, इस संगठन ने इंजीनियर था और जो इन्वायरमेंटलिस्ट था सहित स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। इस ऑर्गेनाइजेशन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के लिए एक संघ, कारखाना कानून मजदूर के संगठन के परिसंघ और कोचाबा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर की बढ़ती बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। इस आंदोलन को
सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया था। ठीक है, और 2006 में यह पार्टी जो थी ये बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी की सत्ता हासिल हो गई, इसको पावर मिल गई थी। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, दबाव समूह और मूवमेंट। दबाव समूह बतौर ये जो संगठन है ना, प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिटिकल्स। ये संगठन दबाव समूह जो था, प्रेशर है ना, दबाव मतलब प्रेशर ग्रुप्स की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं के समान जो प्रेशर ग्रुप्स है का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट कंट्रोल करने और उससे हिस्सेदारी करने का नहीं होता था। जो प्रेशर ग्रुप है उसका निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा और मत के लोग एक समान उद्देश्य जो गोल्स है ना, एक जैसे गोल्स जो हैं उसको प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। ठीक है, ऊपर की चर्चा से हमारा सामना कुछ ऐसे बातों से हुआ जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते। नेपाल में हुए जो जन संघर्ष थे है ना, जन संघर्ष थे, उसको लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया। ठीक है, उसे क्या कहा गया? दूसरा। द स्ट्रगल इन नेपाल वॉज कॉल्ड अ मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, इस हम अब अक्सर ऐसे तरह के सामूहिक कार्रवाई के लिए जो पब्लिक मूवमेंट है ऐसा शब्द व्यवहार होता सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ है ना, जैसे हम कैसे बोलते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ, फिर शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण है ना, ये है आपके यहाँ लिखा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन, मूवमेंट्स फॉर द राइट्स ऑफ टू इंफॉर्मेशन, एंटी लिक्वियर मूवमेंट्स ये सब बारे मूवमेंट्स। लाइक एज इंटरेस्ट ग्रुप्स अ मूवमेंट्स ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज रेदर देन द डायरेक्टली टेक पार्ट इन द इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, तो जो प्रेशर समूह थे उनके समान आंदोलन भी चुनावी जो मुकाबले थे में सीधे भागीदारी करने के बजाय पॉलिटिकल्स को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो प्रेशर समूह है के विपरीत जो आंदोलन के ऑर्गेनाइजेशन ढीला ढाला होता है। आंदोलन जो होते हैं मूवमेंट्स में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले होते हैं है ना, फ्लेक्सिबल होते हैं। आंदोलन जनता में भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ना कि उनके जो प्रेशर समूह है उस पर होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो है मोमेंट्स ग्रुप। मोमेंट्स ग्रुप में क्या है? मोमेंट्स ग्रुप मतलब जो मोमेंट्स ग्रुप आंदोलनकारी समूह, जो प्रेशर ग्रुप है, मोमेंट्स ग्रुप्स जो इसके अंदर क्या होता है, जो प्रेशर ग्रुप है उसके समान किसी मूवमेंट में कई तरह के जो ग्रुप्स है शामिल रहते हैं। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे इसकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर जो मूवमेंट्स है किसी खास मुद्दे को लेकर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं, लेकिन आंदोलन जो मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बड़ी ही समय अवधि में हासिल करना चाहते हैं। नेपाल में उठे इस डेमोक्रेसी के आंदोलन का विशेष उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन जो आदेश थे उनके द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त, जो डेमोक्रेसी थी उसको समाप्त
कर दिया था। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध जो डैम है के कारण लोग विस्थापित हुए। यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बांध को बनाने से रोकना था। धीरे धीरे इस मूवमेंट ने व्यापक रूप धारण कर लिया। इनमें सभी बड़े बांधों का विकास के उस मॉडल पर सवार उठाए जिससे बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया गया। ऐसे मूवमेंट्स का नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है और इसका संगठन भी होता है, लेकिन ऐसे मूवमेंट्स बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रहते हैं। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलन के बरकस उन आंदोलन को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और इनसे एक से ज़्यादा मुद्दे होते हैं जो इन्वर्टिकल जो होते हैं, इन पर्यावरणीय होते हैं। वो मोमेंट्स महिला जो वुमेन्स मोमेंट्स है ना, ऐसे ही आंदोलन की एक मिसाल होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दबाव जो होता है वो जो प्रेशर ग्रुप है और जो मोमेंट्स है उसके प्रभाव वो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं। ये अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन द के इज देयर इज इन्फ्लुएंस हेल्दी। ये जो प्रेशर समूह है और जो मोमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। क्या वो इन्फ्लुएंस हेल्दी होते हैं? शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक ही हित के नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है ना। ऐसा लगता है कि जो प्रेशर समूह है वो लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है, उनके लिए ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में किसी एक के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह जो है सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं उनका चुनाव के समय जो जनता है उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन ये ग्रुप्स जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। संभव है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं और जो मूवमेंट्स हैं को जनता से समर्थन अथवा धन ना मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको बहुत कम लोगों का समर्थन मिले, लेकिन उनके पास धन ज़्यादा हो और जिसके बूते पर वो संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाएं। लेकिन थोड़ा संतुलित नज़रिया अपनाएंगे तो स्पष्ट होगा कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं और जो मूवमेंट्स हैं के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। जो शासन है उसके ऊपर दबाव डालना जो डेमोक्रेसी है कि कोई अहितकर गतिविधियां नहीं बरते बशर्ते इसका अवसर जो है सबको प्राप्त हो। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। जन साधारण के हित समूह और आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और जो आम नागरिक है उनकी जरूरतों से सरकार को अवगत कराते हैं। जो वर्ग विशेष होते हैं वो हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। क्या करते हैं वो हित भूमिका निभाते हैं, है ना। इवन द सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स प्ले अ वेलेबल रोल। ठीक है, वर्ग विशेष जो होते हैं वो हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब किसी ग्रुप जो अलग अलग ग्रुप जो होते हैं जब वो सक्रिय होते हैं तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। यदि कोई एक ग्रुप जो है सरकार के ऊपर अपने हित की पॉलिसी बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार
के दबाव डालेगा कि जो नीतियां हैं, जो पॉलिसी हैं, उस तरह की ना बनाई जाए। गवर्नमेंट को भी ऐसे में पता चल जाता है कि समाज के विभिन्न जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। इसे परस्पर जो अपोजिट हितों के बीच सामंजस्य बिठाना और शक्ति संतुलन करना संभव हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। ठीक है, इसको एक बार आप रीड करिएगा और अच्छे से समझिएगा।